हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, डेली की तरह मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एसएससी और आरआरबी, एनटीपीसी और जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उनके लिए जीएस के 20 क्वेश्चंस जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आज हम करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो बिना किसी देरी के करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। इसमें देख लेंगे हम, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि जो ऑप्शन हमें दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुले पास में बनती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास में बनती हैं, दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई जाती हैं। और ऑप्शन डी हमें दे रखा है कि चुंबक क्षेत्र एक ऐसी मात्रा है जिसकी कोई दिशा और परिमाण नहीं होता। तो हमारा इसमें पूछा है हमसे कि कौन सा कथन सही है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ये हमेशा जो है बंद पास में बनती हैं। आपको दोस्तों बता दूं, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। यदि हम चुंबक को बीच में से काटते हैं तब भी इसके दो ध्रुव बनते हैं। सैम द्विध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और जो विपरीत ध्रुव होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और इसमें दो चुंबक क्षेत्र जो है एक दूसरे को ये जो है काटती जाती हैं, ये हमारा गलत है। चुंबक की रेखाएं जो हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वह नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ दोनों दिशाओं में चलती हैं। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमें 2 क्या दे रखा है। डैश डैश इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को 2023-24 की अवधि के लिए नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हमारे इसमें माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, एप्पल और गूगल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक था। ऑप्शन है हमारे चंडीगढ़, लद्दाख, दमन और दीव या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर दिल्ली। हमारा इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी 2011 की जनगणना थी उसमें 10 की वृद्धि दर थी। जो सबसे शीर्ष पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश था वो हमारा दादरा नगर हवेली था और दूसरे नंबर पर हमारा दमन और दीव था। और जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर थी तो उसमें हमारे पहले नंबर पर कौन था, इसमें हमारे नागालैंड जो है पहले नंबर पर था, क्योंकि इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर थी न्यूनतम से वो ऋणात्मक थी और वो कितनी थी, -0.53 थी। और दूसरे नंबर पर हमारा केरल रहा था और केरल की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी हमारी वो थी 4.91। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, मुद्रा और बैंकिंग के संबंध में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है। हमसे एसएलआर की इसमें फुल फॉर्म पूछी है। और दोस्तों, फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन हर एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं। ऑप्शन हमें दे रखा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लीगल रेशियो, स्टेट लिक्विडिटी रेशियो या स्टेट लीगल रेशियो। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोस्तों, आपको बता दूँ कुछ फुल फॉर्म जो एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। एक तो हमसे पूछ लेता है आईपी क्या होता है, ये हमारा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है एक आईटी हमारा। और हमसे पूछ लेता है आरआर क्या होता है, ये हमारा रेपो रेट होता है, रेपो रेट। एक हमसे पूछ लेता है सीआरआर, इसमें क्या होता है, तो ये हो जाएगा हमारा कैश रिजर्व रेशियो। एक हमसे पूछ लेता है इसमें कि ट्रिपल आर हमारा क्या होता है, ट्रिपल आर जो होता है वो रिवर्स रेपो रेट होता है। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक डैश डैश के अनुयायी थे। ऑप्शन है हमारे सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इस्लाम धर्म। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कब अपनाया था, यह 261 में कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने जो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्योंकि कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख वैज्ञानिकों के अनुसार जो है 1 लाख लोगों का रक्तपात को देखने के बाद जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। और जो इनका अशोक का राज्याभिषेक हुआ था वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो कलिंग युद्ध हुआ था वह इनके राज्याभिषेक से 8 साल बाद हुआ था। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, भारत की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 ग्रामीण डैश डैश अभाव मापदंडों पर परिवारों की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करती है। ऑप्शन है हमारे 3, 5, 9 या 7। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 7।
दोस्तों मैं आपको बता दूं 2011 की जो हमारी जनगणना थी उसके जनगणना आयुक्त जो है डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, चंद्रमौली। और हमारी 2012 की जनगणना 2000 जो हमारी 22 की जनगणना है उसके जो जनगणना आयुक्त हैं वो मृत्युंजय कुमार नारायण इसके जनगणना आयुक्त हैं। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था। ऑप्शन हमारे द्वितीय, तृतीय, प्रथम या चतुर्थ। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह तृतीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी यह हमारी 1961 से 1966 तक चली थी, और जो इसका उद्देश्य था तृतीय पंचवर्षीय योजना का यह कृषि और उद्योग इसका जो है उद्देश्य था। और इसका मॉडल क्या था, यह सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर यह आधारित थी। सुखमय चक्रवर्ती या फिर इसको हम विलियम सैंडी मॉडल भी कहते हैं, विलियम सैंडी मॉडल भी कहते हैं। और दोस्तों मैं इसमें बता दूं थोड़ा सा इससे रिलेटेड कि जो बोकारो हमारा लौह इस्पात कारखाना है हमारा झारखंड में, वो इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना था, और यह यूएसएसआर की सहायता से इसमें बना था। बोकारो स्टील प्लांट जो बना था झारखंड के अंदर है ये, और इसी में ही तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1962 के समय पर ही भारत चाइना युद्ध हुआ था, यानी कि इंडो चाइना युद्ध इसी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और 1964 में ही इसमें नेहरू की मौत हो गई थी, यानी कि मृत्यु हुई थी जवाहरलाल नेहरू की। और जो उस समय हमारे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे वो गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। और इसमें बता दूं आपको मैं 1966 में भयंकर सूखा पड़ा था, इस कारण यह सबसे असफल योजना रही थी। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है हमारे वक्ता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसमें हम देख लेते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित हमारे आर्टिकल कौन कौन से हैं। उपराष्ट्रपति का पद जो है हमारा ये है आर्टिकल 63 में दे रखा है, उपराष्ट्रपति भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और आर्टिकल 64 में हमें दे रखा है कि आर्टिकल 64 में जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। आर्टिकल हमें 65 में दे रखा है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का जो पालन होगा वह उपराष्ट्रपति करेगा। ये किस में बताया गया, आर्टिकल हमारा 65 में बताया गया है। आर्टिकल 66 में जो बताया गया है हमारा वह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। आर्टिकल 67 देख लेंगे हम। आर्टिकल 67 में हमारा उपराष्ट्रपति की जो पुनः यानी कि उपराष्ट्रपति को पुनः उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो ये आर्टिकल हमारा 67 में दे रखा है, यानी कि पुनः उपराष्ट्रपति उसको बनाया जा सकता है, यानी दोबारा उसको चुना जा सकता है। आर्टिकल 68 देख लेते हैं हम। 68 में हमें दे रखा है कि उपराष्ट्रपति पद की, इसमें दे रखा है हमें कि उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति, आर्टिकल हमारा 68 में दे रखा है पद की रिक्ति, आर्टिकल 68 में। आर्टिकल हमारा 69 में क्या दे रखा है, इसमें जो है उपराष्ट्रपति की जो है शपथ दे रखी है आर्टिकल 69 में। आर्टिकल 70 में जो दे रखा है हमारा जो आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ये आर्टिकल 70 में दे रखा है कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन आकस्मिकताओं में, इमरजेंसीज में, तो यह हमारा उपराष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 71 में जो है, आर्टिकल 71 में हमें दे रखा है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय आर्टिकल 71 में हमें दिए गए हैं। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। ऑप्शन है हमारे ईद उल फितर, नवरात्रि, कुंभ मेला या दिवाली। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कुंभ मेला।
इसमें बता दूं दोस्तों मैं, दिवाली है कार्तिक माह में मनाई जाती है। और कुंभ मेला जो है भारत में 4 जगह लगता है। 4 जगह कहाँ कहाँ लगता है, ये हमारा प्रयागराज में लगता है। दूसरा हमारा ये हरिद्वार में लगता है। तीसरा उज्जैन और चौथा जो है ये नासिक में लगता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो कुंभ मेला है ये प्रत्येक 6 साल में और महाकुंभ प्रत्येक 12 साल में लगता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो हमारा जो उस समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? ऑप्शन है हमारे भगवंत मान, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखविंदर सिंह रंधावा या सुखबीर सिंह बादल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लगाया था। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डैश डैश में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ऑप्शन है हमारे इसमें 1935, 1921, 1931 या 1925। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा इन्होंने एक बार इसकी अध्यक्षता की थी 1931 में। और 1925 में मैं आपको बता दूं यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1925 वाला ये कानपुर अधिवेशन हुआ था। और इसमें जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजनी नायडू बनी थी पहली भारतीय महिला। और जो पहली महिला बनी थी वो 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और दोस्तों जो 2021 का अधिवेशन था ये कहाँ हुआ था, ये अहमदाबाद के अंदर हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। और जो इसके अध्यक्ष बने थे वो अजमल खान इसके अध्यक्ष बने थे। आगे देख लेते हैं कुछ इससे रिलेटेड और कांग्रेस से। जो महात्मा गांधी ने एक बार इसका अध्यक्षता की थी वो कब की थी? महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव कर्नाटक में इन्होंने जो इसकी अध्यक्षता की थी। और सबसे ज़्यादा बार जो अध्यक्षता 3 बार की है वो दादा भाई नौरोजी ने की है। दादा भाई नौरोजी ने जो है 1886 में और 1893 और 1906 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। दोस्तों मैं इसमें बता दूं जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 में एलन ऑक्टियम ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, यानी कि ए ह्यूम के द्वारा 1885 में इसकी स्थापना की थी। और जो इसका पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में ही डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई पहले अधिवेशन की, दूसरी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह दे रखा है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? ऑप्शन है हमारे इसमें 1935, 1945, 1926 या 1930। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1930। और ये पहली बार कहाँ हुए थे? 1930 में हैमिल्टन कनाडा के अंदर ये हुए थे। और दोस्तों मैं इसमें बता दूं 2018 का जो हमारा राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम, इनको जो कॉमनवेल्थ गेम भी कहते हैं, 2018 में नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड मेडल जीता था। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ऑप्शन हमारे राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। और मैं इसमें बताऊं दोस्तों आपको, संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी 6 दिसंबर 1946 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और ये किस आधार पर हुई थी? यह हमारी फ्रेंच प्रथा के आधार पर इसकी जो है स्थापना की गई थी। और जो इसकी पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और जो पहली बैठक में सदस्य शामिल हुए थे वो 211 सदस्य शामिल हुए थे। और जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और जो इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो राजेंद्र प्रसाद को इसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और जो इसमें कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि इसके दूसरी बैठक में जो उपाध्यक्ष चुने गए थे वो कौन इसमें चुने गए थे, तो हमें इस उपाध्यक्ष जो चुने गए थे वो H.C. मुखर्जी इसमें उपाध्यक्ष चुने गए थे। और जो सांविधिक सलाहकार थे वो V.N. राव इसमें सांविधिक सलाहकार बने थे। और जो दूसरी हमारी बैठक थी उसमें कितने सदस्य शामिल हुए थे? इसमें 389 सदस्य शामिल हुए थे। और दोस्तों मैं इसमें बता दूँ कि जो कुछ हमारी वो होती हैं समितियां जो बनी थी, 8 बड़ी समितियां बनी थी, तो उनसे संबंधित उन समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया था, एक बार उन समितियों को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि समितियों से भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जाए। तो हम एक बार उन समितियों को भी देख लेते हैं। जो हमारी पहली समिति थी वो थी हमारी
संघ संविधान समिति। तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था ये जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी थी हमारी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति का जो बनाया गया था वो भी नेहरू को बनाया गया था। एक थी हमारी प्रांतीय संविधान समिति, उसका अध्यक्ष जो है सरदार पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। एक थी हमारी प्रांतीय तो हो गई हमारी, एक थी हमारी नियम प्रक्रिया समिति, इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था वो राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और आगे देख लेते हैं, अगली समिति थी हमारी संचालन समिति। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था संचालन समिति का वो सरदार पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, सरदार पटेल जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और एक थी हमारी प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर VR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बने थे। और जो देसी रियासतों से संबंधित वार्ता से संबंधित जो एक समिति थी उसका अध्यक्ष जो है नेहरू को बनाया गया था, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। देसी रियासतों से संबंधित जो है हम सरदार पटेल को लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर जो होता है वो नेहरू होता है। तो आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है। ऑप्शन है हमारे ओडिसी, कथक, सतरिया या मोहिनीअट्टम। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। और केरल के हमारे दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो हमारा हो जाएगा कथकली और एक है हमारा मोहिनीअट्टम। ओडिसी बता दूं मैं आपको, ओडिसी ये नाम से पता चल रहा है कि ये कहाँ का है हमारा, ये ओडिशा का है। कथक जो है उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। सतरिया हमारा सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है और इसको कब जोड़ा गया था, इसको सन 2000 में जोड़ा गया था। और ये हमारा कहाँ का हो जाएगा, ये असम का हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने हमारी शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य की क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को देख लेना, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर को देखते हुए थ्योरी को कवर किया गया है। और जितने भी राज्य हैं हमारे, सब राज्यों में जो जो हमारे लोक नृत्य होते हैं सबको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबको कवर किया गया और विस्तार से शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया गया। तो एक बार उस वीडियो को आप देख जरूर लेना। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि डैश डैश भारतीय बाल भवन NBV की एक पहल है जो 4 प्रमुख क्षेत्रों में बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को पहचान कर उन्हें अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास करने और बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करती है। इसकी मूल्यांकन, चयन प्रक्रिया और कार्यविधि भिन्न प्रकार की होती है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की ख्याति प्राप्त सृजनात्मक कलाकारों और विशेषज्ञों के परामर्श पर निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। तो इसमें हम देख लेते हैं हमारे कौन से सम्मान है, श्री सम्मान, राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान, राष्ट्रीय पद्म श्री सम्मान या राष्ट्रीय मातृश्री सम्मान। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान, क्योंकि यह राष्ट्रीय बाल भवन और ये बच्चों से संबंधित है। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन है हमारे हैरर-डोमर मॉडल, मालानोबिस मॉडल या पूंजीवादी मॉडल या गॉडगिल फॉर्मूला। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी हमारी ये 1951 से 1956 तक ये चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो था ये हमारा पीसी महालानोबिस जो मॉडल था ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का था। तीसरी का दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूँ, विलियम सैंडी या फिर सुकुम चक्रवर्ती मॉडल था। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजना पर विस्तार से क्लास कराई जाए, डिटेल्ड, जो प्रीवियस ईयर को भी कवर कर ले और आने वाली परीक्षाओं में उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, तो एक कमेंट जरूर करना कि आपके लिए एक बेहतर क्लास पंचवर्षीय योजना से जिसमें सबको कवर कर लिया जाए लाई जाए या नहीं लाई जाए, कमेंट जरूर करना दोस्तों। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, लंबी कूद में उत्प्रस्थान यानी गड्ढे से 1 मीटर दूर डैश डैश 1 मीटर नहीं 1 मीटर दूर डैश डैश सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है। तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं 24, 20, 15 या 12। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पंडित भीमसेन जोशी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है हमारे इसमें 2004, 2009, 2002 या 2006। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2009। इन्हें भारत रत्न 2009 में दिया गया था। दोस्तों अगर आपने हमारी कलाकार डांसर या म्यूजिशियंस से संबंधित जो हम क्लास लेकर के आए थे एक, यानी कि इन्हें किस वर्ष में कौन सा अवार्ड दिया गया, तो उस क्लास को देख लेना आप अगर आपने वो हमारी क्लास नहीं देखी है तो, क्योंकि उसमें
2022 में एसएससी सीजीएल में बहुत क्वेश्चन उससे पूछे गए थे, तो उसी के आधार को देखते हुए वो क्लास मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आपने नहीं देखी तो उस क्लास को आप देख लेना। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना के उद्घाटन के चरण के हिस्से के रूप में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 47,000 से अधिक गरीब निवासियों को घर उपलब्ध कराने की अपनी योजना का अनावरण किया? ऑप्शन है इसमें हमारे तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा क्या दे रखा है? भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन दे रखे हैं क्रिकेट, मुक्केबाजी, स्क्वैश या तीरंदाजी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह स्क्वैश से संबंधित है। तो दोस्तों अगर आपको क्लास लगा हो कि यह है आपके लिए बेनिफिशियल है तो शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और एक कमेंट जरूर करना। और मिलते हैं हम ऐसे ही जीएस के कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।